सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सानिया सियालकोट ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्ज़िमों को करार वाकई सज़ा देने का अज़्म भी ज़ाहिर किया। ये बिल्कुल सच है कि इस वाक़े से बतौर कौम हमारा सर शर्म से झुक गया है, लेकिन बतौर मुसलमान भी हम शर्मिंदा हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार और रहम के जज्बे से खाली दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक व अमीन और हम अपने मफाद की खातिर झूठ फैलाने में सबसे आगे, बल्कि बेगुनाहों की जान लेने से भी ना रुके। शर्म आनी चाहिए उन्हें जिन्होंने अपने ज़ाती गुस्से अदावत की खातिर नामूसे रिसालत का नाम इस्तेमाल किया। मैं उलमाए किराम से सवाल करता हूँ कि क्या तौहीन रिसालत का कानून इन पर लागू नहीं होता? ऐसे ही लोगों के बारे में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल पहले ही उम्मत को ख़बरदार कर गए हैं कि किसे खबर थी कि लेकर चराग़े मुस्तफ़ी जहाँ में आग लगाती फिरेगी बू लहबी। सियालकोट में मजहबी आड़ लेकर जो घिनौना खेल खेला गया, इसका पर्दाफाश हो चुका है। अब ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए उलमाए किराम को आगे आना होगा। हुकूमत को ऐसे जुल्म को रोकने के लिए मौसर कानून साजी करनी होगी, वरना जुल्म और जबर और जहालत के ये मगलूबे दुनिया जहान में हमें बदनाम करते रहेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने अच्छा काम किया है कि मलिक अदनान जैसे हीरोज़ को तमगा शुजात देने का फैसला किया है, क्योंकि यही पाकिस्तान का असल और खूबसूरत चेहरा है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लाहौर NA 133 ज़मीनी इंतखाबात के नताइज से, जिसमें नून लीग कामयाब करार पाई है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी बहुत खुश है और हार कर भी जश्न मना रही है। ऐसा क्यों है, इसी से शुरू कर लेते हैं। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, ये अजीब बात है, शेख रशीद साहब ने कहा मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये पहला इलेक्शन देखा है कि तीनों पार्टियां खुश हैं। जो इलेक्शन में आई नहीं तहरीक इंसाफ वो भी खुश, हारने वाली पीपल्स पार्टी भी खुश, जीतने वाली नून लीग भी खुश। उसामा साहब, ये बड़ा ही ठंडा इलेक्शन था, बड़ा ही ठंडा इलेक्शन था। मेरा मतलब है कि नून लीग तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि जनाब आप उन्होंने पीपल पार्टी के हवाले से कोई बात नहीं करनी। आप सोचें कि पीपल पार्टी और नून लीग 1-on-1 एक दूसरे के सामने हैं और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं शहबाज शरीफ की तरफ से कि हमने पीपल पार्टी को नहीं छेड़ना, आप अपनी कैंपेन करें, वो उनको अपनी कैंपेन करने दें। और पीपल पार्टी ने भी अपनी कैंपेन की, उन्होंने भी नून लीग को इस तरह से कोई तंग नहीं किया। आप देखें कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, कोई मरियम बाहर नहीं आई, कोई हमदा शहबाज नहीं बाहर आए, कोई बड़ी धुआंधार तकरीरें नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इंतहाई ठंडा इलेक्शन चुप करके चला गया। नून लीग को पता था कि PTI जो है, पीपल पार्टी जो है, उनका टारगेट 30 से 35 हज़ार वोट का है और इलेक्शन उन्होंने कोई नहीं जीतना, तो वो मुतमईन थे कि इलेक्शन तो हमने ही जीतना है। जो इलेक्शन की कमांड थी वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ कर रहे थे और वो दूसरी तरफ ये है कि वो कोई पीपल पार्टी ने तो खैर पैसों की बोरियां खोली और पैसा बांटा, लेकिन नून लीग की तरफ से एक दूसरे पे चीज़ें डालते रहे। मसलन जो मेन कैंडिडेट थी शाइस्ता परवेज़ मलिक, उनके जो बेटे थे अली परवेज़, वो तो कहते हैं कि वो उनको उनमें रिवाज नहीं है कि इलेक्शन में पैसा लगाया जाए। अच्छा। तो उनकी जगह पे कोई दूसरा भी पैसा नहीं लगाता, क्यों लगाएगा? जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई वो चुप रहे, कन्वेंस का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, कोई तो वो लग यही रहा था कि नून लीग को ये अंदाज़ा तो था कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भरपूर कैंपेन नहीं चलाई गई। उनका मोराल में कोई फ़र्क तो नहीं आया होगा, क्योंकि वैसे जनरल इलेक्शन से बहुत कम वोट पड़ा है, फिर पीपल्स पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा गेन किया है, इससे कोई फ़र्क पड़ा? और फिर तहरीक इंसाफ तो थी भी नहीं, फिर भी आप देखें कोई कारकर्दगी बहुत शानदार नहीं हम कह सकते। अच्छा उसामा साहब, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं इस हल्के में। पहला फैक्टर ये है कि अल्लामा डॉक्टर तारुल काजी साहब जो है, उनका मरकज़ जो है वो इसी हल्के में आता है, तो उनका भी 8-10 हज़ार वोट वहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो वो अल्टीमेटली जाहिर बात है कि वो सारा वोट पीपल पार्टी के कैंडिडेट को गया। पीपल पार्टी का अपना भी 7-8 हज़ार वोट था, वो भी उनको पड़ गया। फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और कुछ राजा प्रियदर्शन ने वहाँ पे बड़ी मेहनत की, जरदारी साहब भी इधर आके बैठे रहे, तो अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया। PTI जो थी वो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। जब उन पे मौजूद नहीं थी तो anti-PMLN जो वोट बैंक था, पीपल पार्टी ने उसको टारगेट किया और टारगेट किया, कुछ वो उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया। हो गया है पीपल्स पार्टी का पंजाब में, वो आपके ख्याल से दुरुस्त नहीं है? यानी
देखिए हर हल्के की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। अब मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पर पिछले इलेक्शन में तकरीबन 90,000 वोट परवेज़ मलिक साहब का था, कोई 72,000 वोट जो था वो एजाज चौधरी साहब का था, 18,000 का फर्क था, फिर पार्टी का 5,000 वोट था। अब पीटीआई का जो 72,000 वोट था उनका कैंडिडेट ही कोई नहीं था। जब उनका कैंडिडेट ही कोई नहीं था तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वो नहीं चाहते कि नून लीग को टोटली फ्री हैंड मिल जाए। तो पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ख्याल था कि जी हमें फिर पार्टी को वोट डाल देना चाहिए। बिलावल सिर्फ जोश के लिए कह रहे हैं कि जी अगला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, पंजाब में नई करवट पीपल्स पार्टी ने ले लिया, अगला दौर पीपल्स पार्टी का है। और फिर आपने कहा कि जी बड़ा ही ठंडा इलेक्शन था, अपनी जगह होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले जो वीडियोज़ आई वो, और तलाल चौधरी साहब की जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो लफ्ज़ तो बोले ही नहीं जा सकते, जो वो कह रहे हैं जरदारी साहब बिलावल साहब के हवाले से, तो वो एक अजीब कंट्रोवर्सी है। मुझे बताएं, लाहौर में कौमी असम्बली का इजलास इतना बड़ा हो और मरियम डस्का में तो पहुंच गई, नून लीग की सारी क़यादत जो है वो सियालकोट में तो पहुंच गई। यहाँ पर आपको तलाल चौधरी के अलावा चले मुझे बता दें कि कोई और बंदा मेन नज़र आया हो किसी, वो भी कोई जलसा इतना बड़ा नहीं होगा, कारकुनों से खिताब था, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसमें आप कह रहे हैं कि उनको फ्री हैंड दिया और इतनी नाजेबा गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कोई अंदाज ही है। तलाल चौधरी साहब जो है वो उनका अपना वतीरा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें दो कैंप हैं, तलाल चौधरी साहब मरियम नवाज के कैंप में हैं। मैंने आपसे एक चीज़ बात की कि हमजा शहबाज और शबाशी की तरफ से बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि इस इलेक्शन में हमने प्योर पार्टी को टारगेट नहीं करना, अपना वोट मांगे, चुप करके मांगे, डोर टू डोर। तलाल ने क्या किया? तलाल चौधरी साहब, तलाल चौधरी तो मरियम कैंप का आदमी है, उसने उसमें रंग में भंग डालने की अपनी तरफ से कोशिश की। और दूसरी तरफ आप देखें कि कल इलेक्शन था, एक तरफ वर्कर्स को कहा गया कि आप लोगों को बाहर निकालें, मोबिलाइज करें, ये करें वो करें। दूसरी तरफ रायविंड में जाती उम्रा में आप देखें कि वहाँ पर तो महफिल कल वलीमा थी और उसकी तकरीबात थी। वहाँ पर आप देखें कि माशाल्लाह हमजा साहब ने क्या सुरों से गाने गाए और कितने खूबसूरत गाने गाए। मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। अच्छा। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है माशाल्लाह, इस चीज़ में तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा। शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा अच्छा गाते हैं, नवाज शरीफ खुद बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा। मरियम नवाज बड़ा अच्छा गा लेती हैं, उनके बेटे जुनैद बड़ा अच्छा गा लेते हैं। तो गायकी में तो मुझे लग रहा है कि इनको खासा सुरों को ये जानते हैं। तहरीक इंसाफ को बुलाने पड़ते हैं गीत गाने के लिए लोग, तो ये तो खुद अगर गाना गाएं तो ये तो अच्छा खासा क्राउड इकट्ठा कर लेंगे। तो इससे तो बेहतर था यहाँ पे ये हल्के में किस तरह का कर लेते तो अच्छे खासे लोग इकट्ठे हो जाते। तो बाल समझ साहब, असल चीज़ ये है कि नून लीग ने सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, जो मुझे लग रहा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं की और फिर मसला ये था कि जो इनका कैंडिडेट था उसने पैसे बहुत कंजूसी से लगाए, बहुत ही कंजूसी से लगाए। इनके कल मैंने देखा कि वहाँ पर कन्वेंस नहीं है, वहाँ पर खाने के लिए दफातर में खाना नहीं पहुँचा। तो ऐसे सिनेरियो में जब वर्कर को मोबिलाइज ही नहीं किया जा रहा, एक पार्टी पैसे नहीं खर्च कर रही, तो वो फिर वर्कर उस तरह से चार्ज नहीं होता। वर्कर को चार्ज करने के लिए जिस आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेन कैंडिडेट था नहीं, उनकी भी उनका बेटा बिरयानी पार्टी कहते हैं तो क्यों ना बिरयानी खाई जाए, तो वो तो खुश होकर बिरयानी खा रही हैं, पता नहीं वो खुद ही खा रही थी, वर्कर्स में शायद उन्होंने नहीं बांटी। लेकिन क्या इस इलेक्शन की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ सामने आएंगे? क्योंकि बिलावल भी पेशावर में जलसा करते कहते हैं जी बहाने करके भाग जाते हैं, तो वो जो शहबाज शरीफ साहब एक एफर्ट कर रहे हैं उसको कुछ धचका तो नहीं पहुंचेगा इस इलेक्शन की वजह से कि यहाँ पहली दफ़ा हमने देखा कि बड़े अरसे के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है, वरना तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ दोनों इकट्ठे थे। उसामा साहब, कोई तंदोतेज किस्म के आपको स्टेटमेंट नहीं मिले। अच्छा। शेख रशीद ने बड़ा अच्छा कहा, उसने कहा ये पहला इलेक्शन है जिसमें जीतने वाला भी खुश है, हारने वाला भी बड़ा। चलें, ये दो बातें तो हो गई। तो तहरीक इंसाफ क्यों खुश है? टर्न आउट, उनका ख्याल है कि जी 18% टर्न आउट था तो वोटर बाहर ही नहीं आया। क्योंकि वोटर बाहर नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि जो हम चौका नहीं थे तो वोटर जो है वो इसलिए बाहर नहीं निकला क्योंकि उन्होंने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। वो अच्छा, तो अगर तहरीक इंसाफ मैदान में होती, जीत का इम्कान तो फिर भी कम ही था, मगर फिर आपको लगता है कि मरियम साहिबा या दीगर लीडरशिप वो ज़रा जोर लगा रही होती, कम से कम ये कि अगर हमने जीतना भी है तो एक मार्जिन से जीतने के लिए, दिखाने के लिए कि जनाब इनकी ऐसी तैसी ये तो कुछ भी नहीं है, देखिए कितने मार्जिन से हमने इनको हराया है, फिर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करते। उसामा साहब, अगर पे पार्टी का कैंडिडेट होता, जमशेद चीमा साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे होते,
तो जमशेद चीमा साहब को इलेक्शन लड़ने का फन आता है, पंजाब गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होती, फेडरल गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी होती, पूरी गवर्नमेंट जो है वो हुकूमती मशीनरी उनके पीछे खड़ी होती, बड़ी गलती उन्होंने क्यों फिर कर दी सर? ये बड़ा कांटे का कॉन्टेस्ट होता, फिर पूरी नून लीग जो थी वो यहाँ पर बैठी होती और एक पूरी जंग होती, पूरी जंग होती। ये सीट नून लीग की थी, इसके बावजूद के एक हमदर्दी का वोट के इंतकाल हो गया परवेज मलिक साहब का, इसके बावजूद के गढ़ है, महंगाई है, उसके बावजूद आपको लगता है कि ये कांटे का मुकाबला हो सकता था? सर बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पूरी हुकूमती मशीनरी उनके पीछे होती, जमशेद चीमा खुद लड़ रहे थे, उनको इलेक्शन लड़ना आता है, उनको इलेक्शन में पैसा यूज़ करना आता है, उनको पता है कि इलेक्शन को किस तरह से गर्म किया जा सकता है, उनको पता है कि किस तरह से इलेक्शन के कॉन्टेस्ट को बेहतर किया जा सकता है। वो पूरा कॉन्टेस्ट करते और पूरी PTI पूरा जोर लगाती, तो फिर नून लीग की पूरी लीडरशिप को सामने आना पड़ना था, उनको आके जोर लगाना पड़ता था। अगर वो जोर ना लगाते तो PTI ये सीट जीत सकती थी। ये मैं आपको क्या बात कर रहे हैं बाबर साहब, ये मैं आपको खुल के बात कर रहा हूँ। हैरान को तो इतनी बड़ी गलती चीमा साहब ने कैसे कर दी कि वो जो तजवीज़ कुनिंदा जो जिसने साइन करने है, जो प्रपोजर है वही जनाब हल्के का नहीं है, फिर अहलिया के हवाले से भी वही गलती। बस चलें, ये इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, वो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो नून लीग ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जनाब वोटर जो है वो खुद ही घर से निकलेगा और आके वोट डालेगा, वो वाला एलिमेंट नहीं था। एक चीज़ तो क्लियर है, ये नून लीग वहाँ से अपने वर्कर को मोबिलाइज नहीं कर सकी, चार्ज नहीं कर सकी, उसकी आप जो मर्जी विजन ले लें, पार्टी लीडरशिप ठंडी रही, जो महंगाई पैसा नहीं लगाया गया, कैंपेन प्रॉपर्ली नहीं चलाई गई, बहुत बड़ी लीडरशिप ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो भी कहें। या पे पार्टी के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि पे पार्टी के साथ ताल्लुकात को ख़राब किया जाए या पे पार्टी की लीडरशिप को अनॉय किया जाए, इसलिए उन्होंने इसको दरमियान वो कहते हैं कि लो की में इलेक्शन को रखा कि जनाब इसको पीपल्स पार्टी जरा खुश हो जाए। पार्टी खुश हो जाए। एक बड़ी खबर ये है अब कि 23 मार्च को अब लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। 23 मार्च को इसको महंगाई मार्च का नाम दिया गया है और फजलुर रहमान साहब आखिरकार PDM को मनाने में कामयाब हो गए हैं, नून लीग को मनाने में कामयाब हो गए हैं, कुछ तो किया जाए। तो अब ये आप किस तरह देखते हैं 23 मार्च की तारीख और उसमें महंगाई मार्च, इसको महंगाई मार्च का नाम दिया गया है, लॉन्ग मार्च का नहीं। शायद उसको वो धरने में कन्वर्ट करना चाहते थे या वही इनकी एक ज़िद थी मौलाना साहब की कि इस्तीफ़े होंगे तो लॉन्ग मार्च होगा। मैं अब नहीं ला रहा मदरसे के बच्चों को और मेरी पहली बदनामी हो गई है। तो इस दफ़ा यानी एक फेस सेविंग आपको लग रहा है ये है कि चलो जी मार्च भी हो जाएगा, मौलाना साहब भी खुश हो जाएंगे, इस्तीफ़े भी नहीं आएंगे, तो ये लॉन्ग मार्च से पहले चलो महंगाई मार्च ही सही। देखिए, मौलाना की तरफ से बड़ा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जी हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए और इस्लामाबाद में जाके धरना भी दिया जा सकता है। अब शहबाज शरीफ जो है वो धरने की सियासत के बड़ा खिलाफ है, वो नहीं चाहते कि धरने की इस तरह की सियासत की जाए। दूसरी तरफ इस्तीफ़ों का इशू था, शहबाज शरीफ को पता है कि पार्टी कभी इस्तीफ़ों की तरफ नहीं आई, शहबाज शरीफ का वाज़े झुकाव पे पार्टी की तरफ। लेकिन सर मौलाना साहब तो ये कह रहे थे पीपल्स पार्टी को तो छोड़ो ना, अब तो PDM जितनी रह गई है वो तो इस्तीफे दे। अब मौलाना साहब को ये कहना पड़ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी इस्तीफों पर सब मुत्तफिक हैं, लेकिन फैसला इस्तीफे कब इस्तेमाल करने हैं हमने ये हम फैसला वक्त आने पर करेंगे। वो वक्त ही नहीं आ रहा पिछले 2 साल से। साहब इस्तीफों पे कौन मुत्तफिक है मुझे ये बताएं। मौलाना साहब कह रहे हैं सब मुत्तफिक हैं। शहबाज शरीफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हमारी पार्टी में 2 राय पाई जाती हैं। एक राय जो है वो तो ये है कि जी इस्तीफे नहीं देने चाहिए जी, दूसरी राय ये है कि जनाब हमें सोच समझ के जब वक्त आए उस वक्त देना चाहिए और वो जो मुनासिब वक्त है उसको डिफ़ाइन किया जाए कि क्यों दिए जाए जी। तो पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है। मैं तो पहले भी कहा था कि जब इन्होंने पार्टी में इस्तीफे मांगे थे तो लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए। मरियम बार बार कहती थी कि मेरे पास 100% इस्तीफे आ गए, तो बार बार मीडिया उनसे पूछता था कि बीबी कोई एक इस्तीफे की कॉपी दिखा दें, उनकी फ़ोटो कॉपियाँ हमारे अंदर बांट दें। तो उनके पास तो फ़ोटो कॉपियाँ बांटने के लिए नहीं थी, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है। और जो नून लीग में मेजोरिटी जो है वो इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है, वो इस्तीफे नहीं देना चाहती। ये 23 मार्च का जो मार्च है, महंगाई मार्च, ये फिर क्या है? मौसम तो अच्छा चूज़ किया है उन्होंने, क्योंकि वरना दिसंबर जनवरी कहा जा रहा था, तो कहा ये भी कि इस्लामाबाद में बड़ी सर्दी होगी, तो 23 मार्च निस्बतन बेहतर होगा। तो ये कोई फैसला कुन है या सिर्फ हुकूमत गिराना इसका मकसद नहीं है, सिर्फ अपनी पावर दिखाना ही है? और इसके बाद क्या वक्त होगा फिर किसी लॉन्ग मार्च या इस्तीफों का?
उसामा साहब फ़िलहाल तो ये 23 मार्च को एक मार्च करेंगे। ये अल्टीमेटली पे पार्टी को भी दावत दे रहे हैं। इस्तीफ़ों का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली कह दूँ। और अगर इस्तीफ़ों का ऑप्शन रखा तो नून लीग में मेजोरिटी ने इस्तीफ़े नहीं देने, ये भी आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। अच्छा, तो इस्तीफ़ों की तो मुखालफत है वहाँ पर। अब चूँकि नून लीग के अंदर इस्तीफ़ों की मुखालफत है, नून लीग इस्तीफ़ों की तरफ नहीं जा रही, तो अब ये पे पार्टी को बाज़ाब्ता दावत देंगे कि जनाब आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें इस मार्च को। मार्च का मकसद सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करना है, अपनी पीपल्स ताकत पार्टी शो कहेगी करना नहीं कि आप फिर हमारे पास आए हो, फिर वही वो थूक कर चाटना ही तो निकाला क्यों था फिर? सर जब इस्तीफे देने ही नहीं थे, तो वाया अब हमारे डिफरेंट पास है उसामा साहब, वाया डिफरेंट है। अब मरियम नहीं डिसाइड करेंगी, ये जो मार्च है ये सारा कुछ है, ये शहबाज शरीफ डिसाइड करेंगे। शहबाज शरीफ जो है वो मैं आपको एक बात बताऊँ, चीज़ें बहुत सारी तय पा रही हैं और चीज़ें तय हो रही हैं। और अगली जो भी गवर्नमेंट बननी है उसमें कुछ ना कोई पार्टी जो है उनको कुछ ना कुछ आस और उम्मीद दी गई है। और शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि वो भी इस वैगन का हिस्सा बने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब लग रहा है कि शर्मानी से बाहर हैं, वो तो अदम इत्मीमाद की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी टेलीविजन पर बयान दिया है कि जी ये दिसंबर का वक्त है, इसमें अदम इत्मीमाद लानी चाहिए। और इस अभी शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा जी अब तो जंगी बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है, ये तो अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन गया है, जितनी महंगाई हो गई है, जितनी मुआशी बदहाली है इस वक्त, तो फौरी तौर पर कुछ करना होगा। फिर अनसनाउल्लाह साहब ये बयान दे चुके हैं कि जी जहांगीर तरीन ग्रुप अगर साथ आ जाता है तो फिर हम तरीके अदम इत्मीमाद लाने के लिए तैयार हैं, या गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब लंदन में कुछ जो लॉबिंग कर रहे हैं, अगर वो कोई कामयाब हो जाती है, अगर वो लॉबिंग करते हैं और तरीन ग्रुप को साथ मिला लेते हैं तो हम तरीके अदम इत्मीमाद लाने के लिए तैयार हैं। तो कोई दिसंबर में इसका आप चांस देख रहे हैं या ये कोई चांस नहीं है, 23 मार्च को बस सिर्फ ये मार्च होना है? उस समय तहरीके इंसाफ सॉरी जो ये जो तहरीके अदम इत्मीमाद है पंजाब की बात जो कर रहे हैं मुझे तो नहीं नज़र आ रही। नहीं, सेंटर में भी तो सेंटर में भी मुझे फिलहाल इतनी जल्दी अदम इत्मीमाद की तहरीक नज़र नहीं आ रही। फिलहाल 2, 2.5, 3 महीने तो नज़र नहीं आ रही। अगर अदम इत्मीमाद की तहरीक लेके आनी है तो फिर ये लॉन्ग मार्च क्यों कर रहे हैं? फिर अदम इत्मीमाद की तहरीक लेके आएँ। अगर ये लॉन्ग मार्च से पहले अदम इत्मीमाद की तहरीक लेके आती हैं और वो नाकाम हो जाती है तो फिर लॉन्ग मार्च जो है वो भी नाकाम हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो भी ऑप्शंस हैं अब वो मार्च के बाद के हैं। अगर अदम इत्मीमाद की तहरीक आएगी, सेनेट भी और कौमी असम्बली के स्पीकर भी और इमरान खान साहब भी वो सेफ हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। 23 मार्च तक सेफ हैं। अच्छा, उससे पहले अगर कोई भी अदम इत्मीमाद की तहरीक आई और नाकाम हो गई तो ये तो इनका मोराल बिल्कुल ही उड़ जाएगा, तबाह हो जाएगा, ये लॉन्ग मार्च करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात ये है, अभी तक लाहौर में मैंने मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो उस तरह से फाल नहीं है उसामा साहब, वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। कल का ये जो इलेक्शन हुआ जिसमें ये वर्कर्स को घरों से नहीं निकाल सके, इनके अपने जो 90,000 वोट में उसमें से 45,000 वोट कम हो गया है। ये बड़ी परेशान कुन बात है नून लीग की लीडरशिप के लिए कि वर्कर खुद नहीं निकला, वर्कर खुद वोट डालने नहीं आया, जितना कि इन्होंने अरेंजमेंट किया उतना आ गया बस। तो कल ये लॉन्ग मार्च की बात करते हैं। अच्छा। जो लोग अपने घर से निकल के वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन जो कि चंद फरलांग के फासले पर था वहां तक नहीं गया, वो इनके साथ इस्लामाबाद तक क्यों जाएंगे? अच्छा, एक धरने की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया मौलाना ने। मौलाना साहब ने कहा है कि जी 23 मार्च के बाद जो जुम्मा होगा वो भी इस्लामाबाद में अदा किया जाएगा। तो मैंने ये देखा है कि बुध के दिन है जी 23 मार्च और उसके बाद फिर जुमेरात और जुम्मा 25 तारीख। तो जुम्मतुल मुबारक तो कह रहे हैं, जुम्मे की नमाज भी वहाँ अदा करेंगे। तो ये कोई उनका धरने की तरफ इशारा है, कोई मिनी धरना? तो देखें उसके जवाब में भी धरने के जवाब में जी आगे आगे देखिए होता है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ से अगर तो डिपेंड करता है कि मार्च कितना बड़ा है, उसमें कितने लोग हैं, वो कितना चार्ज है, कितना मोबिलाइज्ड है, उसमें कौन कौन से लोग हैं। और अगर बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठी हो जाती है तो कोई पता नहीं है कि मौलाना वहाँ पर धरने का ऐलान कर दें। नहीं सर, ऐसे तो नहीं। वो तो देखें पहले जब आए थे पूरी तैयारी के साथ आए थे, वो जनाब सामान अपना लेकर आना है, कोई खुराक का इंतजाम करना है, लोग भी उस तरीके से निकलते हैं। ये थोड़ी होगा कि बस वहाँ पहुँच गए हैं तो अच्छा अब यहाँ पर बैठ जाएंगे। वो कैसे वो वहाँ पर इंतजामात होंगे? पहले भी बड़ी यानी लोगों को मुश्किल हुई थी, बारिश हो गई, बड़े परेशान हुए लोग। बात बताएं, अगर लॉन्ग मार्च से एकदम धरने का ऐलान करना है तो धरने के लिए कई NOCs चाहिए। अगर वो NOCs मिल जाते हैं तो बाकी सारे अरेंजमेंट भी हो जाएंगे। मेरा मतलब सबसे बड़ी बात जवाब नहीं दिया मौलाना साहब। सर मेरी बात सुने, देखिए होता है मौलाना अकेला तो धरना नहीं दे सकेगा। धरना देने के लिए जब तक शहबाज शरीफ साथ नहीं होगा धरना नहीं होगा। पहले तो ये कहा जा रहा था कि आज के दिन मौलाना साहब फैसला कर देंगे, अगर इस्तीफे और लॉन्ग मार्च पर मुत्तफिक नहीं होते तो वो कहेंगे जी ये पढ़िए PDM सरबराही छोड़ो, मैं अकेला ही जाता। पहले भी मैं अकेला निकला था, पहले भी मैं आपकी बात को मान लिया।
आज ना तो इस्तीफों की बात हुई, नहीं ना धरने की बात हुई, ना धरने की बात लॉन्ग मार्च की हुई। नहीं सर, लॉन्ग मार्च भी नहीं, इसको महंगाई मार्च कहा जा रहा है। लॉन्ग मार्च अगला चले आप महंगाई मार्च कर लें, लॉन्ग मार्च कर लें, इस्लामाबाद की तरफ जाना है, वहाँ पर जाके एक जलसा करना है, जलसे में देखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग आए हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आगे कोई डिसीजन होगा, वो कुछ भी हो सकता है। अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है 23 मार्च को, अभी 2 महीने पड़े हुए हैं। अब ये हिस्सा नहीं होना। अच्छा। इसके लिए नून लीग को, वर्कर्स को मोबिलाइज करना पड़ना है, यहाँ पर इनको पूरा उसका एक माहौल बनाना पड़ना है। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा। नून लीग तो लाहौर में 2000 बंदे नहीं इकट्ठे कर पा रही, तो ये इस्लामाबाद कहाँ से लेके जाएगी? इसलिए उन्होंने लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च में मनाने का जी हमने कन्वर्ट कर दिया। ये फजल रहमान साहब का कहना है जी, ये हुकूमत ज़िद पर डटी हुई है नाकामी के बावजूद। ये कोई एक नाकामी का एतराफ़ नहीं लग रहा आपको कि ये ज़िद पर डटी हुई? जैसे ये ज़िद पर डटी हुई, अब तक तो इसको खुद ही छोड़ देना चाहिए था, ये जा ही नहीं रही। यानी हम तो गिराने की कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पर, या हमारी कोशिश तो नाकाम हो ही रही है, ये भी ज़िद पर अड़ी हुई है। वरना तो ये था ना कि हम तो इसको ज़ोरे बाजू से गिरा देंगे, देखिए कैसे जाती है। साहब, कौन सी गवर्नमेंट आज तक ज़ोरे बाजू पे गिरी है? चले मुझे बता दें आप, इस तरह से बताएं कि आज तक कोई धरने से, कोई लॉन्ग मार्च से कोई गवर्नमेंट गिरी है? लॉन्ग मार्च से किस तरह से गवर्नमेंट को ये गिरा सकते हैं? या तो वहाँ पे कोई मार्शल आ जाए, कोई ज़बरदस्ती आगे इस्तीफे ले ले। कौन इस्तीफा लेगा? सवाल है एक मेरा। अल्टीमेटली आपको पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। 100 लॉन्ग मार्च कर लें, 100 धरने कर लें, गवर्नमेंट नहीं जा सकती। 23 मार्च के बाद वक्त गुजर नहीं जाएगा, फिर तो वही बात है कि इलेक्शन मोड की तरफ एक तरह से चले जाएंगे। 23 मार्च के बाद ये तो नहीं होगा कि 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद आप जनाब कुछ लॉन्ग मार्च का या धरने का ऐलान कर देंगे। इसमें एक एफर्ट लगनी है, और उसके बाद फिर आपको 3 से 6 माह तो चाहिए, तो तब तक तो काम ही खत्म हो जाएगा। ये अनाउंसमेंट होने में कितने महीने लगे हैं? ये जो आज अनाउंसमेंट हो रही है, यानी मौलाना साहब अपने पहले लॉन्ग मार्च और धरने के बाद से लगे हुए थे इस काम पर, और इतने महीनों के बाद मिला है ये लॉलीपॉप मौलाना साहब को कि जी चलें हम महंगाई मार्च कर लेते हैं। अब इसमें भी नहीं पता कि सारी जिम्मेदारी फिर मौलाना पर होगी, उन्हीं के मदारिस के बच्चे होंगे। मुझे मार्च से लेके जून और जून से लेके नवंबर, ये बड़े अहम महीने हैं 2022 में। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मार्च से लेके जून और जून से लेके नवंबर तक बड़े अहम महीने हैं। इन महीनों में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होनी है। 23 मार्च जो है वो उसका आगाज़ है। वर्कर को मोबिलाइज किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, चार्ज किया जाएगा, ये इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद आगे जून में बजट आना है और 29 नवंबर आर्मी चीफ की डेट ऑफ रिटायरमेंट है। तो ये जो सारा टाइम है ना, ये बड़ा अहम टाइम है। इस टाइम में गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जनाब किसी तरीके से भी बजट पास ना हो। असल चीज़ लड़ाई जो है वो जून में है। अदम एतमाद तभी आ जाएगा अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े होते, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। पूरी तरह नोट नहीं कर सकूँ क्योंकि हमारा लाइव प्रोग्राम है, और उसी में हमने देखा कि मौलाना साहब ने भी मीडिया को बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मौलाना के अलावा मुझे दीगर जमातों से कोई अहम रहनुमा उस तरह नज़र नहीं आ रहा था। मैं भी कैमरा बिल्कुल क्लोज में था, ज़्यादातर उन्हीं के लोग मुझे नज़र आ रहे थे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे महंगाई की कि वो कब ख़त्म होने वाली है। एक खुशखबरी सुनाई जा रही है कि कुछ ही अर्सा रह गया है महंगाई, उसके बाद कुछ कम हो जाएगी। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने खुशखबरी ये सुनाई है कि 3-4 माह बाद महंगाई कम हो जाएगी। साथ उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमतें भी नीचे जाएंगी, उससे महंगाई कम हो जाएगी, और सिर्फ डॉलर महंगा होने की वजह से महंगाई नहीं है। चौधरी सरवर साहब ने जो बात कही थी कि जनाब हमने IMF को सब कुछ लिख कर दे दिया है, सब कुछ IMF के हवाले कर दिया है, उसके हवाले से शौकत तरीन साहब का कहना है जी उनको आप इकोनॉमिस्ट तो नहीं कह सकते। अब जब IMF के प्रोग्राम में आप आ जाएंगे तो दीगर जो बैंक हैं या मालियाती इदारे हैं वो भी आपको कर्ज़ा देने लग जाएंगे। और साथ ये कि अगर आप शराइत नहीं मानेंगे तो फिर कर्ज़ा कौन देगा? बाबर साहब बात तो सच है। चलें महंगाई के हवाले से 3-4 महीने ये खुशखबरी है, अल्लाह करे कि ये दुरुस्त साबित हो। 3-4 महीने मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसामा साहब जब शौकत तरीन मुशीर ख़जाना बने थे पिछले बजट से पहले, तो उन्होंने बड़ी खुशखबरियाँ थी। बजट उन्होंने इस तरह का बनाया कि एक इम्प्रेशन दिया गया कि ये टैक्स फ्री बजट है और कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई चीज़ महंगी नहीं की, और बड़ा ज़बरदस्त बजट है कि अपोजिशन उसमें कोई चीज़ ऐसी ढूंढ नहीं सकी।
तो उस वक्त सब बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि जनाब ये तो बड़ा ज़बरदस्त है और आने वाले दिनों में बिल्कुल बेहतरी आएगी। बड़े बड़े इन्होंने ख्वाब दिखाए, बड़ी बड़ी बातें की। उसके बाद जब से ये बजट दिया है, जुलाई के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, 6 महीने में जो कुछ इन्होंने कहा उसका टोटल उलट हो गया। महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई, नए मनी बजट आने को तैयार है, टैक्सेस नए लगाए जा रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें टैक्स न लगाया गया हो। बिजली की कीमत बढ़ा दी गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, गैस की कीमत बढ़ा दी गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो डिस्पैरिटी थी, जो फ़र्क था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तक चीज़ चली गई कि सऊदी अरब से भी इनको सूद पे पैसे लेने पड़े और IMF की तमाम शराइत जो माननी पड़ी। इन शराइत की वजह से 600 अरब रुपए का मिनी बजट जो है उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इन शराइत की वजह से सऊदी अरब की वो शराइत मानी गई, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को मान लिया। उसमें ये भी मान लिया कि जनाब के हम जो है OIC के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। IMF के हवाले से हमने उनकी सारी जो बातें थी वो मान ली, बिल्कुल उनकी जो शराइत थी उनको मान लिया। अब इनका इलेक्शन आ गया सेनेट का, अब इन्होंने वोट लेने हैं। वोट लेने के लिए अब ये इस तरह की स्टेटमेंट दोबारा देनी शुरू हो गए हैं। मैं 6 महीने के बाद फिर बिल्कुल इनका जो रवैया है, इनकी जो टोन है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। अब ये कह रहे हैं कि मैं जनाब KPK को जन्नत बना दूंगा। अब ये कह रहे हैं कि जनाब पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, गैस सस्ती हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा। ये बातें तो पहले भी करते रहे हैं, ये बातें तो पिछले बजट में भी करते रहे हैं। बजट गुजरा नहीं तो सारी चीज़ें बदल गई। अब मैं ये जो है ये एक इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन में जाहिर बात है कि अब उन्होंने चौका इलेक्शन लड़ना है। KPK से उन्होंने वोट लेने हैं, वोट जो है वो वहाँ की असम्बली ने इनको वोट डालने हैं। अगर ये कहेंगे कि महंगाई कंटिन्यू करेगी इसी तरह से, हमारे पास कोई हल नहीं है। तो MPs तो पाबंद है ना सर पार्टी के, वो ये थोड़ी है कोई आवाम है कि जनाब वो अपनी सर उन MPs ने आगे लोगों से वोट लेने हैं, अगला इलेक्शन लड़ना है, लोगों के पास वोट लेने जाने हैं। वो सवाल करते हैं, वो पूछते हैं कि हमने अवाम को क्या मुंह दिखाना है। इमरान खान की तरफ से कह दिया जाएगा जी इनको वोट डालना है, तो ये थोड़ी होगा कि ये हफीज़ शेख वाला मामला तो नहीं हर दफ़ा होता ना जी, कुछ सीक्रेट बैलेटिंग में जनाब मसला ही और तरफ चला जाए। मेरा ख्याल है ये तो नहीं होगा कि उनको वोट ना डाला जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं जी 4-5 चीज़ें जिनकी वजह से महंगाई हुई है। ये जो आपने बात की है क्यों नहीं हो सकता उसामा साहब? सर बार बार वो फिर वो इमरान खान साहब वही करते हैं कि लाओ जी किसने नहीं वोट डाला, तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। करते रहे, फिर क्या है? मेरा मतलब ये है कि हफीज़ शेख के खिलाफ एक रिजेंटमेंट थी। ये जो 22 करोड़ के अंदर रिजेंटमेंट है, ये MPs MNAs अपने हलकों में क्यों नहीं जाते? ये आके अवाम को क्यों नहीं फेस करते? खान साहब उनको कहते हैं अवाम को जाके समझाएं, वो क्यों नहीं जाके समझाते? क्या समझाएं? लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल पा रहे, लोगों की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग जो है वो तंग आ गए हैं, यहाँ पे खुदकुशियां हो रही हैं। MP MNA जाके क्या KP में सर काफी मेजॉरिटी है, तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली में बड़ी कम मार्जिन था, 8-10 लोगों का इधर से उधर होना ही काफ़ी था। लेकिन इस दफ़ा तो ज़रा वहाँ इनके पास MPA काफ़ी ज़्यादा है। पंजाब का रिस्क ही नहीं लिया। इनको पता था कि पंजाब में अगर इलेक्शन लड़ाया गया ये ना हो कि यहाँ से हार ही जाए। अल्टीमेटली ये KPK में गए हैं। KPK में भी हो, अगर अपोजिशन जो है वो जॉइंट कैंडिडेट दे देती है तो एक खतरा तो मौजूद है। खुफिया रायशुमारी है, खुफिया रायशुमारी में कुछ भी हो सकता है। दूसरे वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, असल इशू ये है कि MPs जो है नहीं बन सकेंगे। PTI के अंदर एक मेजॉरिटी ये समझती है कि ये जो रज़ाक दाऊद साहब हैं, ये जो तरीन साहब हैं, या इस तरह के जो दूसरे मशीर हैं, ये इनकी वजह से ये सारा कुछ है। ये खुद तो कमा रहे हैं, इनके ये तो खुद जो है वो कार्टेल का हिस्सा है, अपने अपने कार्टेल को, अपने अपने बिजनेस ग्रुप्स जो हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। आम आदमी को ये रिलीफ नहीं दे पाए तो एक प्रेशर तो है। और रिजल्टमेंट कब आनी है? MPs ने अपनी रिजल्टमेंट कहाँ शो करनी है? वो इसी मौके पे शो करनी है। अब यही मैं आपको, ये जो मैंने बात की आपने उसको लाइटली ले लिया। ये जब नेशनल असेंबली में आए थे तो उस वक्त इन्होंने जो बजट स्पीच की थी वो कुछ और थी।
ऐसे उसके बाद जो सारा कुछ हुआ वो कुछ और हुआ। सर, आज अब फिर एकदम इनकी टोन चेंज हो गई है। अभी भी वो बात कर्जों की कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, मुझे तीन साहब का विजन क्या है, करना क्या चाहते हैं, इनके पास क्या प्लानिंग है कि ये मैक्रो इकोनॉमी के लिए क्या करेंगे, टैक्सेशन इकट्ठा करने के लिए इनके पास क्या क्या पॉलिसी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो इतना फर्क पड़ चुका है उसको कम करने के लिए इन्होंने अभी तक क्या किया है। बात यह है कि सर्वर सही बात करते हैं, इंपोर्टेड गाड़ियां टैक्स, इंपोर्टेड गाड़ियों की पर एक तरह से पाबंदी कह लें, या यानी उनकी दरामदात जो हैं वो खत्म करें ताकि कुछ तो डॉलर्स बचाए जा सकें। उन्होंने कहा जी 4-5 चीजें हैं जिनकी वजह से महंगाई हुई है जो हम बाहर से खरीद रहे हैं। तेल है, कोयला है, स्टील और खुदरी तेल। गाड़ियां हैं उसका 100% पार्ट्स जो है वो तो बाहर से आते हैं। कौन से यहाँ पे पार्ट्स बनते हैं? क्या इन्होंने पॉलिसी लेके आए कि जनाब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें? वो सर शायद वो वक्त लगेगा, कहा तो हुआ है कि वक्त कितना, क्या मतलब उसमें सदियां लगेंगी। असल चीज ये है कि ये सब खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। एक किसी ना किसी कार्टन का हिस्सा है, कोई बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा है, कोई दूसरे सेक्टर का हिस्सा है, अपने अपने कार्टन को बचा रहे हैं, अपने अपने कार्टन का को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई शुगर माफिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तो पाकिस्तान में शुरू कर दिया, अल्लाह करे कि वो जरा बल्क में आगे चलकर इतनी हो कि जनाब पाकिस्तान बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर रहा हो। अच्छा, ये 4 चीज़ें सर वो कह रहे हैं जी, 4-5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से महंगाई है। तेल जो बाहर से हम खरीद रहे हैं, अच्छा, कोयला, स्टील और जो ही इनकी कीमतें कम होंगी महंगाई कम हो जाएगी। पिछले बजट में कह रहे थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF की शराइत को नहीं मानेंगे, इन्होंने ये कहा था, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा था। अब ये कह रहे हैं कि जी IMF के उसकी शराइत भी मान ली है और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम बाकी बैंकों के पास भी जाएंगे क्योंकि IMF कर्जा दे तो बाकी बैंक भी कर्जा कहा था कि हम मेरा मतलब ये कि बात तो फिर कर्जों पे रही ना उस वक्त, या तो फिर इनका उस वक्त एस्टीमेट ठीक नहीं था या अब एस्टीमेट ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो है कि ये जनाब जब करेगा ये पूरा लोटे की तरह घूम जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब की मासूमियत है कि जो आकर उनको को बताता है कि देखें जी ये हफीज शेख ये गलत कर रहा है, इसने इकोनॉमी को स्लो डाउन किया हुआ है, इकोनॉमी बढ़ेगी, हमें 5% ग्रोथ चाहिए, आप बिल्कुल खोलें इकोनॉमी को, देखें फिर कितनी तेजी से तरक्की होगी। वो इमरान खान कहते हैं हफीज शेख नाकाम हुआ है, ये जब आ गए वजीर बन गए। कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, यही शौकत नहीं पार्टी के दौर में थे उस वक्त जब ये उस वक्त पार्टी के मिनिस्टर थे, उस वक्त इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ था, तबाह हाल थी इकोनॉमी। जब भी ये लोग आए हैं मुझे बताएं कि कौन सी सक्सेस स्टोरी है शौकत तरीन के पास, रज़ाक दाऊद के पास या बाकी लोगों के पास जो वहाँ पर इतने वहाँ पर बैठे हुए हैं, मशीर और ये सारे जो स्पेशल कारकर्दगी दिखाते हैं। क्या किया इन्होंने? FBR ने पहले से ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर दिया है। इन्होंने मुझे एक बात बताया, मासाए IMF से कर्जे दिलवाने के, मासाए मुल्क को मजीद मकरूज करने के, कौन सी ऐसी चीज इन्होंने की, कौन सी ऐसी चीज इन्होंने की जिससे मुल्क सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा सर, अगर जिसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी तेजी से चली? मुझे कोई एक चीज बता दें सर। आप हर गवर्नमेंट में, हर डिक्टेटर के दौर में ये लोग अपना CV लेके सबसे आगे खड़े होते हैं सर। आप अब्दुल बार बार इन्हीं लोगों को रखा जाता है। मैं ये समझता था कि खान साहब कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, कोई बेहतरीन ऐसे लोग चाहे बाहर से इम्पोर्ट करने पड़े, बाहर से ले आएंगे कि जनाब हमारा स्टेट बैंक के गवर्नर को लाए ना सर, स्टेट बैंक के गवर्नर को लाए, रजा बाकिर साहब बाहर से ही आए। सर जरूरी तो नहीं को पाकिस्तानी को गोरा भी लेके आ सकते हैं, कोई ऐसा बंदा जो सर फिर वो शुरू हो जाएगा जनाब ये तो पाकिस्तानी नहीं है। रजा बाकिर के पास क्या स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है। जहां जहां वो मिस्र में लगे, मिस्र का बेड़ा गर्क करके रख दिया, जहां जहां वो लगे वहां वहां उन्होंने तबाही फेर दी। उसके वो पाकिस्तान में आए और जब से वो आए हैं कौन सी बेहतरी हुई है? चले मुझे पिछले 2 साल में बता दें कि पाकिस्तान 2 घंटे पहले आई है, 2 घंटे पहले इकोनॉमी तो पहले उसी तरह तबाह हाल सर। आप अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की आप उसको देख सर, आप अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के जो ट्विटर की लाइन पर चले जाएं तो आपको खुशखबरियां मिलेंगी। 2 घंटे पहले सर टीवी प्लांट लग गया सर, टीवी प्लांट लग गया है 50,000 टीवी सर सैमसंग के, और फिर कैपेसिटी 1 लाख तक चली जाएगी 2 साल के अंदर अंदर सर। ये सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक वो प्रेजेंटेशन है जिससे प्राइम मिनिस्टर को बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा चलें सर ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, अपोजिशन ने इसका बायकॉट किया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ साहब ने इसमें ब्रीफिंग दी है। अब जो कुछ सामने आ रहा है, अगर मैं सिर्फ चंद चीज़ें आपके सामने रखूँ, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को हर चीज़ में इस वक्त
एक हंगामी सूरत हाल का सामना है, जिसके लिए एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा रही है। अब वो पार्लियामेंट में और काबीना में पेश की जानी है। सिक्योरिटी पॉलिसी में जी मुल्क की मईशत की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी, पानी की सिक्योरिटी, मईशत की सिक्योरिटी, खारजा पॉलिसी, आबादी में इजाफा और दहशतगर्दी शामिल है। बाबू डोगर साहब, ऐसे लगता है कि हमें हर चीज़ में सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं। यानी पानी के हवाले से हमारा बड़ा बुरा हाल है, एनर्जी के हवाले से हमारा बुरा हाल है, आबादी की बात, दहशतगर्दी, यानी हर चीज़ में हमारा यानी ये सिक्योरिटी का मसला बन चुका है। मईशत का तो है ही। उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं कि मोहम्मद यूसुफ कौन सी ऐसी नई गिदड़ सिंगी वहाँ से निकाल के लाके लोगों को बता रहे हैं जिसका लोगों को नहीं पता। सवाल तो ये है कि ये रेलेवेंट मिनिस्ट्रियाँ जो हैं ये क्या कर रही हैं? सर वो अब उनको पॉपुलेशन मिनिस्ट्री है, पंजाब में भी पॉपुलेशन मिनिस्ट्री है। मेरी उस मिनिस्टर से बात होती है, वो कहता है जी हमें तो आज तक कोई फंड ही नहीं मिला, हमारे डिपार्टमेंट का फंड सबसे कम है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, क्या क्या कर सकते हैं? तो नेशनल प्लानिंग जो है वो है, उनका भी यही हाल है। वो अब मुझे पता है ना मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, ना मिनिस्टर कोई काम करते हैं, ना उनके पास कोई फंड है, ना कुछ है। क्या इसमें क्या मोहम्मद यूसुफ क्या बताएंगे? मेरा मतलब है कि वहाँ पर एक MPA थी जो है सायरा बानो, उनसे पूछा गया कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी की इतनी अहम मीटिंग थी आज, तो उसमें क्या बताया गया पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में? उसने कहा जी हमें बताया गया कि पानी के बर्तन को ढक के किस तरह से ढकना है और रात को सोने से पहले हीटर किस तरह से बंद करना है, इस तरह की चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो ये तो अब अच्छा, अगर इतनी अहम थी तो फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते, प्राइम मिनिस्टर भी बैठते। मीटिंग का तो ये हाल था कि उसमें आज मिनिस्टर ही नहीं आए, कई मिनिस्टर नहीं आए। जब उनसे पूछा गया जनाब ये मिनिस्टर क्यों नहीं आया, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग की, वो सारे उधर चले गए हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी मीटिंग उसी टाइम रखी जिस टाइम ये इतनी, अगर इतनी अहम मीटिंग होती है। आर्मी चीफ देखिए, DG ISI और कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद साहब, ये सब भी उसमें थे। ये कहाँ मीटिंग हुई है उसमें आला फौजी, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है। इसको आप ये पार्लिमानी कमेटी में नहीं है। सर आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए, तो सर उनकी अलग मसरूफियत होंगी, इस वजह से नहीं आए। यहाँ पर कमेटी को ब्रीफ करके फिर आखिर काबीना में मामला जाना है, पार्लियामेंट में आना है, पार्लियामेंट में आएगा, काबीना में सारी अपोजिशन आए, बिलावल भुट्टो आगे बैठ जाए, शहबाज शरीफ आगे बैठ जाए, क्या उसमें उन्होंने तो बायकॉट कर दिया, वो तो आ ही नहीं रहे। सर क्या आगे हमें तवानाई का इतना ज्यादा बहरान है, उसकी सिक्योरिटी के लिए अच्छा, तवानाई का बहरान जो है शहबाज शरीफ को मोहम्मद यूसुफ बताएंगे? सर तो इसमें क्या वो पता तो चले कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किस तरफ में जाना है। इस वक्त हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, अगले कितने साल के लिए हमारे पास पार्लियामेंट में उस पर डिबेट रह गई है। बेहतर नहीं है कि पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन बनाए, उसमें उस पर डिबेट पहले सर कमेटी को जो सरबराहान है अपनी अपनी पार्टीज के, प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है उस मीटिंग में आने के लिए, मिनिस्टर्स के पास टाइम नहीं है। बाकी आप चाह रहे हैं कि अपोजिशन सारी वेली बैठी हुई है, वो सारी जनाब इसमें आके बैठे, इनका मोहम्मद यूसुफ साहब का सारा भाषण सुने 3 घंटे का इन सारे इश्यूज पे, और उसके बाद जनाब वो उस पर अपना इनपुट दें। ये सर कौमी सलामती के मुशीर हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो सिफारिशात देनी है जो भी है वो आपस में कर सकते हैं। लेकिन ये मौका तो अपोजिशन के पास तो नहीं आएगा कि रोज रोज जनाब मोहम्मद यूसुफ सुनना ही नहीं चाहते। मौका कौन सा है, वो सुनना ही नहीं चाहते इस पे। यानी कौमी सलामती में उनको सबसे अहम चीज ये है कि जो तरीकाकार है कि नेशनल असेंबली में इस पर डिबेट करवाई जाए। डिबेट करवाने के में जब डिबेट करवाई जाए तो उसमें मोहम्मद यूसुफ साहब आए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू। हकीकत बाबर साहब ये है क्या कि आप अगर आर्मी चीफ आते, अगर आर्मी चीफ या फौजी क़यादत आती, फिर ये सारों ने आना था सर। फिर ये जनाब लेक्चर देते हैं जमहूरियत के, सिविलियन सुप्रीमेसी के, फौजी क़यादत आ जाए तो सारे आ जाएंगे जनाब। तब जब भी होती है इस तरह की मीटिंग उसमें आ जाते हैं। अब यही पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, पहले भी मेरे ख्याल नवंबर के शुरू की बात है, तब आर्मी चीफ आए थे, तब सारे थे। आज जनाब एक सिविलियन आ गया है तो लिहाजा वो आना नहीं आपने, फिर आप कहेंगे जी ये सिविल सुप्रीमेसी नहीं है जनाब। इसका दूसरा इशू भी है सर जी कि जब EVM पे बात हो उसमें आप जॉइंट सेशन बुला लेते हैं, वहाँ पे अपोजिशन को आप अपोजिशन की सारी चीजों को बुलडोज कर देते हैं। जहाँ नैब का इशू आए वहाँ पर आप अपनी मर्जी चलाते हैं। बड़ी कोशिश हुई उसमें क्या सर, एक दिन में थोड़ी हो गया, वो तो कानून बनाने के लिए पास ही नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने कहा था कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अपोजिशन की किसी चीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अपोजिशन के साथ बैठने को गवर्नमेंट तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। स्पीकर जो है एक दिन अपोजिशन को बुलाते हैं और अगले दिन जॉइंट सेशन बुला लेते हैं। एक दिन इत्तेहादी नाराज होते हैं तो अपोजिशन को बुला लेते हैं, जब इत्तेहादी खुश हो जाते हैं तो फौरन जॉइंट सेशन बुला लिया जाता है। उसामा साहब उस वक्त भी तो एक कोई इस तरह की मीटिंग बुला लेते, अपोजिशन का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसको भी अकोमोडेट कर लेते। सरकार ये इस तरह से तो नहीं चलता। और मोहम्मद यूसुफ साहब क्या है,
क्यों उनकी कोई बात सुने? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मिनिस्टर है, अगर कोई वाटर पावर का मसला है, अगर वो मिनिस्टर आके ब्रीफिंग दे रहा है जी ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारी सोच है, इस पर अपोजिशन पुट दे, इसी तरह से कौमी सलामती का मुशीर है और वो क्या करेगा? वो जिस काम के लिए इसलिए है, एक मुसवदा तैयार हो गया है सर, अब उस पर फिर बहस अगर पार्लियामेंट ने नहीं करनी तो फिर किसने करनी है? अपोजिशन अपनी इनपुट उसमें दे, अगर वो समझती है। ब्रीफिंग क्या सर, अगर पार्लियामेंट का इजलास बुलाए, इतना ही है तो बताएं उनको कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं सारी कौम को बताएं मईशत इतनी दबा हो गई है कि कौमी सलामती का मसला बन गया, तो आप बताएं कि हम इसको मईशत को कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आपके पास गैस का बहरान 8-10 साल के लिए आपके पास मुल्क में गैस रह गई है, हम किस तरह से इस पर काबू पा सकते हैं? क्या हमें करना है? आज से हमने एहतियात क्या करनी है? पानी का मसला है तो हम क्या पॉलिसी बनाएं? मुझे एक बात बताएं, एक तरफ बिलावल बैठा होगा, शहबाज बैठा होगा, उनको मोई यूसुफ बताएगा कि हमने क्या करना है। सर और क्या बताए? जब वो बंदे हैं जो 10-10 साल जिनके पास घूमते रहे हैं, उनको मोई यूसुफ बताएगा। फिर ये सवाल इसका हल क्या है? सेनेट में और कौमी असेंबली में हल क्या है? सेनेट और कौमी असेंबली में फिर वजीरों से सवाल करना छोड़ दें, फिर ये फिर रिक्वेजिशन जाती है ना कि ये फलां मिनिस्ट्री का सवाल है, फलां मिनिस्ट्री का सवाल है। सेनेट का इजलास बुलाएं, नेशनल असेंबली का इजलास बुलाएं, उसमें ये सारी चीजें ओपन डिबेट करवाएं। सर वो पार्लियामेंट को आप इन कैमरा मीटिंग क्यों बुलाते हैं इस पे? ये सर पार्लियामेंट इसमें एटम बम का फार्मूला बनाने का फार्मूला डिस्कस सर, ये पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाना है। अब मुसवदा तैयार है, उसको पार्लियामेंट पेश किया जाएगा। पहले पार्लियामेंट में उसके अंदर डिबेट करवा लेना सर, होगी अब जब आ जाएगा, लेकिन पहले अच्छा था, ठीक है, पहले अच्छा था कि इसका सर मकसद क्या होता है कमेटियों का? यही है ना कि कोई भी चीज, कोई कानून बनाना है, कोई पॉलिसी बनानी है, पहले वो आपस में डिबेट कर लें ताकि एक लंबी बहस ना हो। जब पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ के साथ इस चीज पे मुत्फिक हूँ, दो के शहबाज शरीफ खुद भी जब ये सीएम थे तो ये असम्बलियों को रबड़ स्टैंप ही समझा करते थे। इनके नज़दीक उनकी औकात कोई नहीं, सिर्फ असम्बली का काम जो है इनके भाई को प्राइम मिनिस्टर बनना और इनको सीएम बनाना है। तो इमरान खान साहब भी यही कर रहे हैं। सर आप मुझे बताएं, आप ज्यादा जानते हैं सर, पार्लियामेंट में आज तक किस बिल पर लंबी बहस होती है? सर पार्लियामेंट में पूरी में बहस नहीं होती, वहां सिर्फ वोटिंग होती है। बहस के लिए कमेटियां बनाई जाती हैं कि एक मुसवदा वहां जाता है ताकि सारी पार्टीज अपनी इनपुट वहां पर दे दें, रोज उसके इजलास बनाने, रोज बनाएं कि भाई इस कानून को इस तरह करें, ऐसे करें, ये नेशनल पॉलिसी बनानी है आपने, इसमें ये चीज हमारी रिकमेंडेशन है, ये है शामिल है, ताकि एक चीज उसकी मेन बहस जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद पार्लियामेंट लाया जाए। अब यानी एक हर चीज अगर आप पार्लियामेंट लाएंगे तो रोज इजलास सुबह से शाम तक तो इसी पर होता रहेगा। तो इसीलिए ये कमेटी है कि आप यहाँ पर लाकर पॉलिसी तैयार कर लें, आपने इनपुट देना दे दें, उसके बाद पार्लियामेंट में आएगी, आपको वहां जो इतराज ला जाएंगे वो वहां पर कर लीजिएगा। यहाँ पर वो मीटिंग जहाँ पे मिनिस्टर भी आना पसंद नहीं करते, 3-4 मिनिस्टर नहीं आए, वो उस कमेटी की मीटिंग की बात। सर आपकी बात सही है, उनको आना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं आया। उन पे तो आपने अपोजिशन ने तो बायकॉट किया ना सर, यहाँ बायकॉट तो नहीं था। यहाँ पर आप देखिए श्री मजारी साहब थी, शहजाद वसीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस है, दीगर लोग आए हैं, कामिल आगा साहब काफ लीग जो है वो नाराज़ रहती है, वो आए हैं, दीगर लोग तो आए हैं। अगर आ जाते तो बेहतर ही होता। फिर कहेंगे कि जनाब हमें मुशावरत नहीं की जाती, हमसे तो पूछा नहीं जाता, ईवीएम की तरह फिर हुकूमत फिर बुलडोज करती है, फिर एतराज़ होता है। टाइम खत्म हो गया है, कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।